phi total is equal to phi m plus phi l, phi l1 phi l1 l2 दोनों, ठीक है। phi total is equal to phi m, देखो मैं जो बताते जाता हूँ साथ साथ आप लोग लिखते जाना, ठीक है। आई एम गारंटिंग यू इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को, और इससे अच्छा कुछ मिलेगा भी नहीं आप लोगों को, ठीक है। बुक में पढ़ोगे आई एम डन श्योर कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, एंड यू लाइक बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा यार तुम लोगों को, ठीक है। हम यह बता दे रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट काफी है। अगर इस चीज को आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा ना तो सब मतलब समझ लो कहानी हो जाएगा, मतलब इजीली यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशंस। और प्रॉब्लम्स की जहाँ तक बात है, प्रॉब्लम्स जो भी अगर जो आता है वो मैं प्रॉब्लम्स करवा दूंगा, ओके। सो while I am talking, while I am drawing or writing, okay, you are supposed to copy those things. It will help you. And apart from the lecture, you can refer your textbooks also. You can get the things. वहाँ पे थोड़ा आप लोगों को complicated लगेगा, ठीक है। यहाँ पे समझने के बाद maybe things will become very easy for you, okay. So phi total, that will be total flux will be phi m plus leakage flux, okay. However, this leakage flux अगर ऐसे लिख सकते हैं, this magnetizing flux is very much greater than leakage flux, so during calculation many times we used to neglect it. So it is neglectable during calculation many times, but still it is having importance in the circuit, ठीक है। So ये सर्किट तुम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, this one? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So जैसा वो सर्किट अभी था, तो मैं छोटा सा बना लेता हूँ क्योंकि इसे समझाएंगे आप लोगों को। So अभी हम लोग प्राइमरी साइड को कंसीडर कर रहे हैं, now we are देखो कोई भी सर्किट होता है, so if there is wire, so there will be some sort of resistance, so this is R1 and some sort of reactance, okay. So यहाँ पे हम जो reactance ले रहे हैं, this is the leakage reactance, ठीक है, जो यहाँ से लीक कर चला था, and this magnetizing flux, ये तो आपको flux magnetizing path हो रहा था, so this is your magnetizing path, ठीक है, और this is the I1 and this is the supply voltage V1, ठीक है, and यहाँ पे क्या था हमारा EMF था, so E1, now here इस मैग्नेटाइजिंग पाथ में क्या फ्लो करेगा, मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करेगा, ओके, IM। देखो इस इक्वेशन को हम क्या जानते हैं, I1 इज इक्वल टू, याद हो रहा है, IM प्लस I2 डैश, यहाँ पे I1 IM प्लस
I2 डैश में क्योंकि I2 यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था और सिमिलर I2 डैश यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा था, सो दैट इज, तो ये I2 डैश यहाँ पे आ गया, ठीक है। R1 I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IM प्लस I2 डैश, ठीक है। नाउ सेकेंडरी साइड, अब सेकेंडरी साइड में क्या है, यहाँ पे EMF है। So please repeat once again this thing. I didn't get. इक्विवेलेंट सर्किट हम लोगों को बनाना है, ओके। नाउ we are having this electrical circuit, this is the primary side, okay. So the current flowing through here is I1 and I1 is IM plus I2 dash, ठीक है। ये पता है आप लोगों को, I1 is equal to IM, that is मैग्नेटाइजिंग करंट, प्लस I2 dash जो सेकेंडरी करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है उसी का इक्विवेलेंट लेके जस्ट अब एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डाला गया, दैट इज K, सो इट इज है ना। तो अब हम लोग क्या करना है, इसी सर्किट को बस रिप्रेजेंट करना है, वैसे है ना कि यहाँ पे क्या है हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर क्या कर रहे हैं वो होगा ही रेजिस्टेंस, कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ रहता है हर वायर में, हर वाइंडिंग में, और जो फ्लक्स लीकेज हो रहा है, सो दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर XL1। अगर फ्लक्स लीकेज होगा तो यू नो दैट फ्लक्स I is directly proportional to जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ज्यादा इंडक्टेंस होगा, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ आपको ये भी जानते हैं ओमेगा L, ऐसे लिख सकते हैं कि the total flux omega L is equal to omega Lm plus omega Ln, तो ये लीकेज वाला है, ठीक है। तो XL ये टोटल XL है, तो सर्किट में हो जाएगा XLm, जो ये पार्ट है, या फिर XM से हम XM लिख रहे हैं, XL प्लस XLn, तो ये पार्ट है XL1 प्लस इस साइड जो होगा सेकेंडरी साइड में XL2, ये टोटल ये चीज हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसलिए हम यहाँ पे रिएक्टेंस को मेंशन कर रहे हैं XL1। तो सर वहाँ इंडक्टर XL1 इसलिए है क्योंकि फ्लक्स लीकेज हो रहा है, हम लोग वहाँ कंसीडर किए कि एक इंडक्टर है। हाँ, यहाँ फ्लक्स लीकेज कर रहा है यहाँ पे, यस सर, हो रहा है, यस सर। तो दिस इज फाइनल, इसी की वजह से हमारा रिएक्टेंस लीकेज रिएक्टेंस आ रहा है, दैट इज इधर पे φL1 आएगा और इस साइड पे क्या होगा φL2 होगा, सेकेंडरी साइड पे सेकेंडरी वाला बनाएंगे तो वहां पे भी XL2 आएगा, ठीक है ना। और सर XM वो जो कॉइल था वही है। हाँ, XM जो कोर में जो फ्लक्स फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, उसके वजह से जो रिएक्टेंस आपका सर्किट में अपीयर होगा दैट इज XM, वो ये वाला है, ठीक है। यस सर, थैंक यू। सो अभी जिस तरह ये प्राइमरी था, सिमिलरली वी आर रिप्रेजेंटिंग द सेकेंडरी आल्सो, तो थोड़ा सा मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी सर्किट को आपको याद रखना, अभी इस पार्ट को बना रहे हैं, क्या क्या है, A2 है, I2 है एंड द लोड। यहाँ पे अभी कुछ कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है ना। E2, I2, R2, XL2 and this is the load। यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे V2 मतलब लोड वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। नाउ ये जो करंट है I2 डैश एंड I2, ठीक है, दोनों सेम तो नहीं है। I2 डैश आप लोगों को पता है I2 डैश इज इक्वल टू K I2 होता है। अब जो भी यहाँ पे K होगा
जो भी टर्न्स रेशियो होगा उसी हिसाब से K वेरी करेगा, उसी हिसाब से आपका I2 डैश भी वेरी करेगा। सो ये कॉन्सेप्ट की ही बात है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब एक बात ये है और एक बात ये है, हम अगर चाहें कि दोनों को ज्वाइन करें, इसमें एक अलग करंट फ्लो कर रहा है, इसमें एक अलग करंट फ्लो करेगा, तो क्या हो सकता है उस केस में बताइए। तो सर फिर फ्लक्स कैसे कांस्टेंट रहेगा? आप बोले थे ना दोनों सेम रहेगा कांस्टेंट रखने के लिए। हाँ I2 और I2 डैश कांस्ट दोनों सेम रहेगा तभी ना कांस्टेंट फ्लक्स कांस्टेंट होगा सर। दोनों तो सेम ही रहेगा, दोनों सेम रहेगा, लेकिन समझो यहाँ पे बात, यहाँ पे जो सर्किट आप लोगों को हमने बताया था, जो कोर में मतलब कोर के थ्रू लिंक होना है, ठीक है ना। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है। अभी हम इस करंट को एक्चुअली ये जो करंट है ये कहाँ था, यहाँ फ्लो कर रहा था, हम इसको सीधा यहाँ पे इस जगह लिख रहे हैं यार। हमें अब इसके इक्विवेलेंट इसको कैसे होगा, क्योंकि कोई फैक्टर है ना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, तो वो K है, उसी के हिसाब से चेंज होगा। जितना देखो वोल्टेज जो अप होगा या डाउन होगा वो K टाइम्स K ही होता है, ठीक है ना। दैट इज E2 E1 is equal to N1 N2 N1 is equal to K। ये फैक्टर जो है ना, ये आपका पूरा मतलब जब भी हम कन्वर्ट करेंगे ना प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से प्राइमरी, तो वो हमेशा ये K टाइम्स में यूज होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको मतलब इस क्वांटिटी को जब इधर लेके जा रहे हैं, जब इधर कंसीडर कर रहे हैं, तो वो I2 डैश हो रहा है, ठीक है। दिस इज I2 डैश मतलब क्या है, इट इज सेकेंडरी करंट इट इज सेकेंडरी करंट रिफर टू प्राइमरी। यस सर। प्राइमरी से हम लोग रिफर कर रहे हैं, है तो एक्चुअली सेकेंडरी करंट ही, लेकिन हम प्राइमरी से रिफर कर रहे हैं, तब हम इसको बोलते हैं I2 डैश है। और वो कैसे होगा, K into I2 हो जाएगा, तो वो हम इस साइड उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मीनिंग है उसका, ठीक है। अब क्योंकि हमारा सर्किट क्या है, वो मैग्नेटिकली कपल्ड है, बट नॉट इट इज नॉट इलेक्ट्रिकली कपल्ड, है ना। तो हमें K टाइम्स, तो अब ये चीज क्या हो रहा है ना, ये दोनों से इसमें कुछ डिफरेंस रहेगा I2 डैश और I2 में, ठीक है। ओके सर, ओके समझ। उस डिफरेंस को खत्म करना है मुझे, ठीक है। मुझे यहाँ पे भी I2 डैश चाहिए और यहाँ पे भी I2 डैश चाहिए, ठीक है। तब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं, यस सर। हर इस बार को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट बनाना है, देखो एक्चुअली कुछ कर नहीं रहे हैं यार, ऐसा नहीं है कि हम तार को वहां जोड़ रहे हैं ट्रांसफार्मर में, ठीक है। दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट, दिस इज वर्चुअल, ठीक है। एंड दिस इज like we are studying this equivalent circuit just to simplify the calculation, ठीक है। ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस को जानने के लिए ये मेथड निकाला गया कि पहले हम इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे तो फिर क्या होगा ना कि हम मतलब सारा फैक्टर को एक जगह पे ले आएंगे, सर्किट का टोटल जो पैरामीटर्स हैं सबको एक जगह पे ले आएंगे, तो ये इसका परफॉर्मेंस एनालाइज करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके लॉसेस को निकाल सकेंगे, जब लॉस हमारा आ जाएगा, आउटपुट हमारा रहेगा, देन वी कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी, रेगुलेशन से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो वी कैन can estimate the performance of transformer, and for that purpose we are making a equivalent circuit, ठीक है। तो अब क्या करना है, मुझे इस I2 को हटाना है और I2 डैश बनाना है, ठीक है। इस सर्किट को बना लिया तुम लोगों ने? यस सर, बना लिए। यस सर। So now मुझे यहाँ पे I2 को इसको I2 डैश बनाना है। So what do we do? Simply applying KVL in this secondary side. Okay. So I2 is equal to V2 plus
V2 प्लस I2 into R2 प्लस XL2, ठीक है। ओके, एंड you know that E2 upon E1 is equal to E2 upon P is equal to E1 is equal to E2 डैश। ये यहाँ पे E2 डैश ये कैसे हो रहा है कि जैसे हम लोग सर्किट को आगे बढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा। अभी हम लोग उस चीज में आएंगे, ठीक है। तो आप लोग लिख दे रहे हैं E2 upon K, इसके को हम लोग यहाँ कर देते हैं इज इक्वल टू E1 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू E2 डैश। Shall I rub it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And one more thing, I2 dash is equal to KI2, ठीक है। This is secondary current equal to primary. Now dividing this equation 1 divided by K, ठीक है ना। क्या हो जा रहा है, E2 upon K is equal to plus I2 R2 upon K plus V2 upon K plus I2 into R2 upon K plus XL2। और इसी को क्या करेंगे, बस यहाँ और एक के मैंने यहाँ पे रखा है, ये R2 upon K square plus XL2 upon K square, so this will be V2 dash is equal to V2 dash plus K into I2 क्या है, R2 dash plus this is R2 dash plus XL2 dash। अब क्या हो गया, पूरा इक्वेशन जो है ना ये रिफर टू प्राइमरी हो गया है, ठीक है। ये पूरा इक्वेशन रिफर टू प्राइमरी हो गया। जैसे आप लोग जब थेवेनिन्स थ्योरम पढ़े थे, when you have studied about थेवेनिन्स थ्योरम, एक वहां पर चीज आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि R इक्विवेलेंट का निकालना होता था, R थेवेनिन निकालना होता था, ठीक है ना। जब R थेवेनिन निकालना होता था हम लोग क्या करते थे, ये ऐसे कंसीडर करते थे कि इस साइड से मैं इस साइड से टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है ना, ये पूरा रेजिस्टेंस मेरे को चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वोल्टेज सोर्स होता था तो हम क्या करते थे, उसको शॉर्ट कर देते थे, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में फाइनली आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाता था। इसी तरह का इक्विवेलेंट हम लोग को इस सर्किट का निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि रिफर टू प्राइमरी, मतलब प्राइमरी से अगर हम देख रहे हैं ये प्राइमरी साइड है ना, और तो हम प्राइमरी साइड से देखेंगे पूरा को कन्वर्ट कर दिया है ना। मान लेते हैं कि इधर पहले आपका एक पूरा इधर इस पार्ट तक आपका प्राइमरी था, ठीक है, और इधर पे अब इधर पे यहाँ से सेकेंडरी है, लेकिन अब हम क्या किया है, इसको पूरा एक साथ कर दिया है, ठीक है। बस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। तो V2 dash is equal to V2 dash plus I2 dash R2 dash plus XL2 dash, ठीक है। So right, V2 dash is equal to V2 dash is
secondary voltage referred to primary side. Yeah. सेकेंडरी वोल्टेज क्या है, इसको सेकेंडरी ईएमएफ लिख सकते हैं. सेकेंडरी ईएमएफ refer to primary side. Similarly, I2 dash secondary current refer to primary side. Similarly, the V2 dash secondary load voltage, secondary load voltage refer to primary side, and then R2 dash secondary resistance refer to primary side. ठीक है. एंड XL2 dash क्या हो जाएगा, सेकेंडरी रिएक्टेंस. ठीक है, सेकेंडरी रिएक्टेंस रिफर टू प्राइमरी साइड. लिख लिया, इसको लिख लो तुम लोग, है ना. E2 डैश क्या होता है, I2 डैश क्या होता है, R2 डैश क्या होता है, एंड XL2 डैश क्या होता है. ठीक है. Have you written it? सर E2 डैश V2 डैश को सर्किट में ड्रॉ करके दिखाइए ना. कौन सा डैश? E2 डैश V2 डैश ये सब ये दोनों को सर्किट में ड्रॉ कर. इस इक्वेशन के साथ करेंगे. तो इसको लिख लीजिए. Yes. ठीक है. अभी सबसे पहले इस सर्किट को देखिए. V2 डैश है, काम करते हैं आपको भी बना इधर से E2 dash is equal to V2 dash plus this is R2 dash and this is XL2 dash. ठीक है. V2 dash is equal to V2 dash plus I2 dash. ये इक्वेशन तो बनाने आता है ना तुम लोग को, KVL के थ्रू. इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना. नो सर. हाँ ठीक है, इसमें प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. ठीक है. सो दिस इज ये इक्वेशन हमारा, इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया ऐसे. और मेरा प्राइमरी साइड क्या था, अभी याद करो ऐसे. हम कनेक्ट कर देंगे इसको, क्योंकि हमारा I2 एक साथ हो गया है. ये I2 डैश, यहाँ का I2 डैश फ्लो कर रहा था, याद करो सर्किट डायग्राम. बस एक हमारा यहाँ पे एक मैग्नेटाइजिंग पार्ट जो था XM, ये हमारा सर्किट प्राइमरी साइड का था. सेकेंडरी, अब पूरा सेकेंडरी हमारा क्या हो गया है, हम उसको रेफर कर दिया प्राइमरी में. अब हम यहाँ से उसको देख रहे हैं, यहाँ से पूरा सर्किट को देख रहे हैं. ठीक है. मैं अगर इधर से देखूंगा ना, ठीक है, तो ये रिफर टू सेकेंडरी हो जाएगा. यहाँ से देखोगे तो, यहाँ से देखेंगे तो रिफर टू प्राइमरी, यहाँ से देखेंगे तो ये जो टर्म है पूरा प्राइमरी वाला वो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा. इधर से जब देख रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई बाय, जैसे इधर से इक्वल टू E2 बाय K हो जाएगा ना. और वहीं पे अगर हम लोग E1 डैश अगर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, K into E1 हो जाएगा. ठीक है. तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा. ठीक है ना. तो तरीका यही है, अलग अलग साइड से रिफर करके देखते हैं. तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये सर्किट हमारा क्या होगा, पूरा प्राइमरी साइड से रिफर हो गया है. ठीक है. I2 डैश हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ पे E2 डैश है, यहाँ पे हमारा E1 है. This is R1, this is XL1, this is I1. ठीक है. And this is your
V1 fine. Okay guys, is it clear? Yes, sir. यहाँ पे आयन फ्लो कर रहा है. ओके, सारा चीज आ गया. I1 इज इक्वल टू I प्लस I2 डैश. ठीक है, अब हमारा सर्किट क्या हो गया? पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया है. इट इज वर्चुअल, हम डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर रहे, बस हम समझ रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर इक्विवेलेंट सर्किट. ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मे भी आ सकता है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट यही आएगा, लेकिन ये आ सकता है. एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. आप लोगों को जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को तो आगे भी इसका नीड होगा. सो इसमें और एक चीज हम लोग भी देखेंगे. ये जो सर्किट है इसको यहाँ पे हमारा ये सिंक है. नाउ ये जो हमारा मैग्नेटाइजिंग पाथ है, बहुत बार क्या होता है कि मैग्नेट एवरी टाइम ड्यू टू द टाइम वेरिंग मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, ड्यू टू दिस ये क्या है कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है और यहाँ पे टर्न्स कॉइल्स हैं. ठीक है ना, तो इसके वजह से क्या होता है, देयर आर सम सॉर्ट ऑफ करंट्स इंड्यूस्ड इन द कोर. ठीक है, कोर में क्या होता है, आयरन कोर में कुछ करंट इंड्यूस हो जाते हैं एंड दैट वी कॉल एज एडी करंट्स. ओके, एक्चुअली होता क्या है, जो लीकेज फ्लक्स होता है ना, जब भी जो लैमिनेशन करते हैं, अगर लैमिनेशन बहुत प्रॉपर नहीं होता, थोड़ा सा भी अगर लीकेज रहता है, सो दैट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल ईएमएफ, और उसकी वजह से मेरे करंट फ्लो करता है कोर में. एंड वो जो करंट फ्लो करता है दैट इज एडी करंट. ठीक है ना, तो वो दैट विल बी लाइक दिस. मेंशन कर सकते हैं. ये हमारा एक्शन है. ऐसा क्या हो गया, दिस इज एडी करंट आई, और यहाँ पे हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट का फ्लो करेगा. तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, I naught. ठीक है, तो I naught is equal to IE plus IM. ठीक है, एडी करंट मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट. This is the actual
रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। ये भी बनाना और उसके बाद फिर इस सर्किट को भी आप लोग बनाना, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सिर्फ मैग्नेटाइजिंग करंट को कंसीडर नहीं किया है, साथ ही साथ एडी करंट को भी कंसीडर किया है। एंड देन यू गेट दिस आई नॉट, दिस इज द जो हम लोग सर्किट में पढ़े थे सबसे पहले नो लोड करंट। This is no load current. Okay, I note is the no load current. So ये एक्चुअल इक्विवेलेंट सर्किट हुआ, ठीक है ना। नाउ थोड़ा सा हम लोग लॉस के बारे में अभी देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे भी देखेंगे, फिर से लॉस के बारे में देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। सर वहाँ पे रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू दिया है, ग्रीन वाला रेजिस्टेंस जो बना? ये आर आई जो है, क्योंकि मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह शो किया गया इसलिए क्योंकि उसकी वजह से कुछ लॉस होगा, ठीक है। यानी इस एडी करंट में फ्लो करेगा, तो जब ये कोर में फ्लो करेगा तो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। यस, वो जो लॉस है ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आर आई लिखा गया है। इट इज नॉट दैट इट इज एक्चुअली लाइक दिस रेजिस्टेंस है, वो उस तरह का रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, इट इज अ कोर लॉस कंपोनेंट इसको कहा जाता है, ठीक है। कोर लॉस कंपोनेंट आर आई, ठीक है। तो ये बस हमें एडी करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आर आई यहाँ मेंशन किया, ठीक है। और सर वहाँ पे इंडक्टेंस का क्या वैल्यू लिया जो उसका रेजिस्टेंस के राइट साइड में? ये तो एक्सएम है, मैग्नेटाइजर XM है सर। हां मैग्नेटाइजर रिएक्टेंस है। यस सर, एक्सएम। यस। तो सो एडी करंट लॉस या पावर ना जो भी वहां पे लॉस हो रहा है उसको उसका डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। ये आपको मैग्नेटिक मैटेरियल्स की लगेगा तो वहां पे आप लोग को डेप्थ में मिलेगा, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। you should know like this, like the equation right now. This is Ke, this is the constant, and Bm the magnetic flux density, and this is frequency. Okay, so P is directly proportional to the square of flux density. Now pH, this is the hysteresis loss, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। कोई मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें अगर टाइम वेरिंग फ्लक्स फ्लो करेगा वो लूप बनता है, लॉस होता है उसकी वजह से, ठीक है। सो इसको लिख लो एडी करंट लॉस, है ना, और यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। तो this is a constant, this is Bm 1.6, यहाँ पे एक्चुअली Bm बीटा ऐसे करके आता है, बीटा आपको पता है स्टेनमेट्ज कांस्टेंट जो बोलते हैं, है ना। सो इट इज नियरली इक्विवेलेंट टू 1.6, सो डायरेक्टली वी आर राइटिंग Bm 1.6 into L, ठीक है। नाउ फॉर आवर कन्वीनियंस, we can write it like pH is equal to kH Bm, since it is nearly equal to the Bm square into F, so pH is directly proportional to Bm square. PEG हो गया, Bm square डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Bm हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फाइनली जो हमारा कोर लॉस होता है that is Pi is equal to Pe plus Ph. So finally Pi is directly proportional to Bm square. This Pi is
कोर लॉस। ठीक है, तो आयरन लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Bm स्क्वायर and the the peak flux density Bm is equal to, you know that phi is equal to B into A होता है, ठीक है, so it will be Im upon A and we know that Im ये इक्वेशन पढ़े थे, A1 is equal to under root 2 pi f n1 phi m, ठीक है, तो हम यहाँ से phi m निकाल सकते हैं, so we can write here Bm is equal to क्या हो जाएगा E1 upon under root 2 pi f n1 into A, ठीक है, so Bm is directly proportional to E1, ठीक है, E1 is ये Bm is directly proportional to E1, ठीक है ना, so यहाँ पे आप लोग इसको इक्वेशन 2 लिख लीजिए और इसको इक्वेशन 3 लिख लीजिए, so from equation 3 Pi is directly proportional to E1 square, यहाँ Bm is directly proportional to E1, यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, now Pi is equal to, अगर हम लोग इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी निकालें तो, और इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें मिटा देना सर थोड़ा ज्यादा फास्ट मिटा रहे हैं। Sir, you can change the slide. ओके, हाँ ठीक है, दिखाएगा सर को। सो ठीक है, आप लोग इसको लिखो, यहाँ तक तो क्लियर है? यस सर। This Pi is equal to उसको ऑपोजिट लेंगे तो कंडक्टेंस हो जाएगा, शांतनु भाई, शांतनु कुमार म्यूटेड। शांतनु म्यूट करो।
Okay, fine. So if anybody want to unmute yourself, you can either raise your hand and you can unmute yourself also. So सर ये जो कोर लॉस है वो रेजिस्टेंस के जैसा ट्रीट करना है। क्या बोले? हेलो बोलो सर, ये जो कोर लॉस हो रहा है इसको रेजिस्टेंस के जैसे ट्रीट करना है या ईएमएफ के जैसे? कोर लॉस को नहीं, कोर लॉस देखिए यस सर। दो तरह का लॉस होता है ट्रांसफार्मर में। वन इज कोर लॉस एंड सेकंड इज कॉपर लॉस, ठीक है। तो जो कॉपर लॉस होता है वो करंट, मतलब जो आपका जो करंट फ्लो करता है वाइंडिंग में, सो दैट इज आई स्क्वायर आर, सिंपली आई स्क्वायर आर जो लॉस होता है दैट इज कॉपर लॉस। और यहाँ पे जो ये जो हम लोगों ने पढ़ा अभी पीआई, दिस इज एक्चुअली कोर लॉस और आयरन लॉस है ना। तो आयरन कोर में जो लॉस होता है दिस वी आर रिप्रेजेंटिंग विद दिस पीआई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कंपोनेंट पीई और पीएच, दैट इज हिस्टेरेसिस लॉस। वो भी मैग्नेट का प्रॉपर्टी है ना, उस मटेरियल का प्रॉपर्टी है। वो फ्लक्स मतलब अल्टरनेटिंग फ्लक्स उसमें जाता है तो वो बार बार चेंज होता है, ठीक है ना। तो उसके वजह से वहां पे लॉसेस होते हैं, दैट इज हिस्टेरेसिस लॉस। और ये एडी करंट लॉस, अगर लेमिनेशन बहुत प्रॉपर होगा तो एडी करंट लॉस बहुत कम होगा। अगर लेमिनेशन हो लीकेज फ्लक्स ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा कि वो एडी करंट फ्लो करेगा तो वो फाइनली वहां पे कुछ लॉस क्रिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। जो लीकेज मतलब लीकेज होकर के जो वहां पे करंट फ्लो कर रहा है, सो दैट इज हिस्टेरेसिस। तो वो रेजिस्टेंस की तरह नहीं है, ठीक है ना, वो रेजिस्टेंस बट वो लॉस हो रहा है, वो उस कोर में वो लॉस है एंड दैट इज द कांस्टेंट लॉस, ठीक है ना। ये भी आप लोग से कभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि कौन सा लॉस कांस्टेंट है और कौन सा लॉस वेरिंग है। सो दिस इज कांस्टेंट लॉस, ठीक है ना। ये कोई एक भी लोड में होगा, ये कोई भी, जैसे जब मटेरियल हम जो भी मेटल हम यूज कर रहे हैं ना तो वो फिक्स रहेगा कि हाँ इसमें इतना लॉस है और वो बार बार वेरी नहीं करेगा। लेकिन आपका जो कॉपर लॉस है ना वो करंट के साथ, वो करंट क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो करंट को वेरी करता है, ठीक है। जैसे जैसे लोड बढ़ता घटता है ना तो वहाँ पे करंट वेरी करता है। तो जब करंट वेरी करेगा तो जाहिर सी बात है कि दिस पीसी दिस कॉपर लॉस विल आल्सो चेंज, है ना। दिस देखो लॉस को हम लोग पावर से डिनोट करते हैं, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग पी। सो पीसी द कॉपर लॉस इज इक्वल टू ये वेरी होता है और ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का तरह नहीं होता है, ठीक है। ये सिंपली एक लॉस है जो मेटल में होता है। वो हो सकता है कि हीट की फॉर्म में वहां पे लॉस अपीयर हो, ठीक है। ओके ओके सर। तो ये तो हो गया आपका पूरा इक्विवेलेंट सर्किट, ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसमें जैसे हम थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं केस 1 ड्यूरिंग एक ऑनलोड कंडीशन क्या होता है जब लोडेड कंडीशन में है, तो उस टाइम पे I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश हो रहा है, ठीक है। I0 प्लस I2 डैश एंड this I0 is very much lesser than I2 dash। जब रेटेड लिख सकते हो तुम लोग, उससे पहले या उसके बाद में लिखूंगा। This I0 is no load current, लिखो no load current, no load current I0 is 4 to 5%, 4 to 5% of the rated current, ठीक है।
ये 4 to 5% अपने रेटेड करंट के ही होता है, सिर्फ 4 to 5%. सो दिस इज आल्सो नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है, ठीक है. सो no load monotone. So yeah, so this is sometime it can be neglected. I know it can be neglected. So उस टाइम क्या हो जाएगा? If we neglect it, then we can simply say that I1 is equivalent to I2 dash. I1 is equivalent to I2 dash and केस भी क्या होगा अगर मान लीजिए कि नो लोड कंडीशन है, ठीक है, नो लोड कंडीशन में है, उस केस में क्या हो जाएगा? I1 is equal to I0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई सेकेंडरी करंट है नहीं, and let R1 and X1 is equal to 0, ये भी 0 है, ठीक है. So ये हमारा इक्वेशन था. अब इस केस में क्या हो जाएगा? पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, तो E1 इक्विवेलेंट टू V1 हो जाएगा. E1 इज इक्विवेलेंट टू V1. इस चीज को मैंने पहले बोला था कि E1 इज इक्वल टू V1 होगा, हम लोग आगे चल के देखेंगे, है ना. इसी चीज के बारे में मैंने बोला था, हम लोग आगे देखेंगे कैसे वो इक्वल हो जाता है. A1 इज इक्वल टू V1. सो now like in the equivalent circuit जो हम लोगों ने बनाया था, ठीक है ना, उसमें अगर हम लोग देखें तो सिंपली एक चीज देख सकते हैं कि E1 जहाँ पे ऐसा था ना सर्किट, यहाँ पे E1 था, यहाँ पे V1 था, ये पार्ट पूरा करोगे तो V1 इज इक्वल टू E1 हो गया. अभी हमारे पास क्या था? I1 इज इक्वल टू I0 हो गया, है ना. तो I0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस पार्ट को हम लोग Z0 कंसीडर कर रहे हैं, है ना. ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है उसको मैं कैसे बना देता हूं आपको समझ में आएगा. So consider is as Z0, okay. ये Z0 है, the total impedance in this magnetizing path, okay. तो अगर नो लोड पैरेलल है तो आपका 0 हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा. यहाँ पे हमारा V1 इज इक्वल टू E1 है, यहाँ पे हमारा I0 फ्लो कर रहा है, तो I0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 अपॉन Z0 हो जाएगा, ठीक है. V1 अपॉन Z0 हो जाएगा. सो अब हमारे पास एक सर्किट है जिसमें क्या हो जा रहा है? I0 इज इक्वल टू V1 अपॉन Z0 हो जा रहा है. तो हम उस सर्किट को जो हमारे पास पहले इक्विवेलेंट सर्किट था, अब उसमें हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे एंड इट विल बिकम
approximate equivalent circuit. Approximate equivalent circuit कैसे हो जाएगा वो इस तरह का हो जाएगा. सबसे पहले आपका यही नेटवर्क आ जाएगा. ठीक है, हमारा यहाँ पे यहाँ V1 था. ठीक है, ये हमारा I0 फ्लो करेगा लोडेड कंडीशन में. यहाँ हमारा I1 है और यहाँ हमारा I2 फ्लो करेगा. दिस इज R1, दिस इज R2 डैश, दिस इज XL1, दिस इज XL2 डैश, दिस इज योर लोड. यहाँ पे हमारा क्या होगा, V2 डैश हो जाएगा. ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड एज एप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 दोनों रेजिस्टेंस के साथ कर देंगे हम लोग. ठीक है, V1 R1 I2 dash I0 R1 plus R2 dash X1 plus XL2 dash V2 dash लोड. ये सर्किट हमारा और सिंपल हो गया, पहले वाले से भी ज्यादा सिंपल हो गया. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सर पहले वाले में I2 फ्लो करेगा या I2 डैश फ्लो करेगा? हाँ पहले वाले सर्किट में I2 फ्लो करेगा या I2 डैश फ्लो करेगा? सर R1 रेजिस्टेंस के बगल में पहला वाला सर्किट है सर. ये पहला वाला सर, ये I2 dash ये सारा वो सेकेंडरी से रिफर करके है ना, सिंपल था ना. I1 is equal to I0 plus I2 dash, तो वही I2 dash फ्लो कर रहा है. तो आपका सर्किट क्या होगा, बहुत सिंपल हो गया. और दिस इज द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट है. अब हम लोग इसमें निकाल सकते हैं, जब हम लोग लॉस निकालना होगा, कोर लॉस निकालना होगा, कॉपर लॉस निकालना होगा, देन एफिशिएंसी निकालना होगा, देन रेगुलेशन निकालेंगे. ठीक है, ये चार चीज है. मतलब लॉस हो गया, फिर आपका एफिशिएंसी हो गया एंड वोल्टेज रेगुलेशन. ठीक है, ये हो जाएगा तो कैलकुलेशन वाला पार्ट ओवर हो जाएगा ट्रांसफार्मर का. फिर बहुत लाइट टॉपिक है ऑटो ट्रांसफार्मर, उसको देखेंगे एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर का कनेक्शन देखेंगे. आई सपोज 4 और 5 लेक्चर्स में वी विल कंप्लीट ट्रांसफार्मर. फाइन. So today's class is up to this part. So this is clear for you now. So everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. ये चलाएगा बेटा. Yes, sir. लिख लें इंस्टाग्राम तो. आप लोगों को बुक में देखिएगा तो यू विल फाइंड इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. एक्चुअली उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से दिखेगा. ठीक है, रिफर करना अपने अपने बुक्स, जो भी व्हाटएवर बुक्स यू आर हैविंग, यू शुड
refer, you should go through it once, because whatever we have discussed the concepts. Okay. लेकिन अगर आप लोग को लिटरेचर के बारे में जानना है, मतलब लिटरेचर जो आप the way of writing the things, okay, so better go through the books. Okay, but what I suppose is that जितना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, with this thing you can easily score out of 100 out of 100. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ट्रांसफर में। सब्जी क्या बनाते? जो भी बनाओ। रोज सुतिए खाएगा। बाय। आराम कीजिए, ठीक है। मत बना। सर बुक में वो टॉपिक जल्दी से नहीं मिलता, अननेसेसरी चीज भी बहुत मिलता है। हाँ, कौन सा बुक का रेफर कर रहे हैं? सर नाम M.K. सुखीजा, MS सुखीजा। कौन सा? सर MS सुखीजा, TK नाग सरकार। सर लाइब्रेरी का ही बुक है, सीनियर से लिए। लाइब्रेरी का ही बुक है, ठीक है ना? Yes. नहीं, वो सब देखो, अभी सिलेबस क्या हुआ ना, चेंज हुआ है, ठीक है? लाइक the syllabus of 2 years back syllabus was different, and your syllabus is different. Okay, so Yes. many of the new things have been incorporated in the new syllabus. Like कुछ parts power electronics का है, कुछ parts of machines का है, but in the earlier basic electrical syllabus, it was, these things were not there. Okay, so don't go through those books. You can refer अशफाक हुसैन सर। डीपी कोठारी। हाँ, डीपी कोठारी it's good, but डीपी कोठारी से भी हम लोग अशफाक हुसैन भी ठीक है, डीपी कोठारी भी ठीक है। हाँ, जो नया प्रिंट है, अभी रिसेंट प्रिंट जो, और नहीं, बीएल थेरेजा उतना ठीक नहीं है, ठीक है? बीएल थेरेजा उतना ठीक नहीं है। आप ये देख सकते हो, फिट्जराल्ड का अगर नया प्रिंट होगा तो उसको देख सकते हो, ठीक है? कौन सा सर? फिट्जराल्ड, दिस इज अ फॉरेन ऑथर। बोर्ड पे लिख दीजिए ना सर ई ह्यूक्स। हाँ, बोर्ड पे लिख दीजिए ई ना। ह्यूक्स। फिट्जराल्ड और one second, let me check. सर ई ह्यूक्स कैसा है? ई ह्यूक्स, I don't know, उनका तो बुक मैंने पढ़ा नहीं है। सर ऐसा कोई बुक बताइए ना जो गेट वगैरह के लिए भी काम आ जाए। यस, गेट के लिए देखो बाबू, गेट के लिए तो ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, इसमें अभी क्या है ना कि आपके, अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं, फिलहाल अगर मैं समझाने की तरफ, यस सर। अगर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसे गेट क्रैक करना चाहते हैं, तो वो अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल में जैसे आपका डीसी सर्किट आ जा रहा है, आपका एसी सर्किट आ जा रहा है, ठीक है? ये नेटवर्क का पार्ट हो जाता है ना। नेटवर्क सर्किट आप जब पढ़िएगा, नेटवर्क सिंथेसिस एक सब्जेक्ट आएगा आपको सेकंड ईयर में, ठीक है ना? उसमें आप फिर ये एसी सर्किट को बहुत डेप्थ में आप उसमें पढ़िएगा, ठीक है ना? और जो क्वेश्चन आएंगे, एक तो आपके इससे तो आएंगे ही ना, थ्योरम से बहुत कभी क्वेश्चन आ ही जाते हैं गेट में। तो इसके लिए भी बहुत सारे अलग अलग बुक हैं यार, है ना? थ्योरम्स मतलब नेटवर्क सर्किट्स के लिए एक अलग बुक है, ठीक है? फिर इसी तरह से अभी जैसे पढ़ रहे हो, ट्रांसफार्मर पढ़ोगे, फिर एसी मशीन पढ़ोगे, उसमें इंडक्शन मशीन है, सिंक्रोनस मशीन है, और डीसी मशीन का भी कुछ इंट्रोडक्शन है। तो अभी फर्स्ट ईयर में तुम लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है सब्जेक्ट्स का, है ना? तो फिर उसमें मशीन्स का अलग अलग बुक है, ठीक है? डीसी मशीन का अलग है, एसी मशीन का अलग है, तो उसको फिर अलग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो बहुत सारे बुक्स हैं, इसको सिर्फ ये तो सिर्फ ओवरव्यू है, मतलब ये एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है? तो अभी फिलहाल आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही बुक्स फॉलो कीजिए। जैसे आप ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना? तो ट्रांसफार्मर को अगर तुम लोग को अच्छे से समझना है,
एक बुक आता है PS बिमरा का, ठीक है, उसमें मशीन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बट अभी क्या है ना कि आप लोगों को उतना का रिक्वायरमेंट नहीं है, सो बहुत अननेसेसरी उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मतलब बहुत फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम्हारे लिए, एंड इतना वास्ट भी हो जाएगा कि यू मे नॉट कोप अप विद द कंटेंट, ओके, तो उतने ज्यादा में भी नहीं जाना है, ठीक है। और लाइक गेट का प्रिपरेशन के लिए अभी फिलहाल पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल को अच्छा कर लो, ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा होगा तो डेफिनेटली इट विल हेल्प आउट इन क्रैकिंग गेट आल्सो। तो गेट के लिए बहुत सारे अलग अलग बुक्स हैं, वो जैसे जैसे आगे आते हैं समझ में आते जाएगा, तो अभी ऐसा नहीं है कि एक ही बुक से पूरा कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बुक्स जो है आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए आप सर्च कर सकते हैं, नेट में बहुत सारे ई बुक्स अवेलेबल है ना, उसमें पढ़ोगे तो खुद ब खुद तुम लोगों को मतलब समझ में आएगा कि हाँ कौन सा बुक ठीक है, ठीक है। जैसे डीपी कोठारी इन लोग का जो अभी रिसेंट का जो प्रिंट है वो अच्छा है, ठीक है। एक बार ये कर लेना कि आप लोग अपने सिलेबस को मैच कर लेना बुक्स के साथ, है ना, कि अभी हमारे साथ ये जो बुक्स आप लोग को सर मित्तल का कैसा है सर? किनका? मित्तल का सर, अरविंद मित्तल का बुक है, अरविंद मित्तल का सर कैसा बुक है डी के लिए? उनका तो कुछ खास नहीं है, डीपी कोठारी का ठीक है, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर ये और सर डीसी को टेस्ट का एक आता है, और फिट्जराल्ड वाला भी अच्छा है, और भी बहुत सारा बुक्स है, तो नाम याद नहीं आ रहा है जो अभी रिसेंट, एक्चुअली पहले का बुक्स तो बहुत सारा है। जेबी गुप्ता, हाँ जेबी गुप्ता भी ठीक है, जेबी गुप्ता भी देख सकते हो, ठीक है ना, जेबी गुप्ता भी बेसिक इलेक्ट्रिकल अभी जो रिसेंट प्रिंट है वो भी ठीक है, तो उसको भी तुम देख सकते हो, नो इशू। तो ये सारे बुक्स हैं, आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं उसमें, है ना, नो इशू। और मैं कुछ कंटेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आज तो छोड़ देते हैं, नेक्स्ट डे आई विल शेयर, लाइक एक बार सीओ पीओ को भी मैं थोड़ा शेयर करूंगा, और सिलेबस और वगैरह चीज तो आप लोग को मिला हुआ होगा ना, आई सपोज। अगर नहीं मिला हुआ तो मैं हो सकता है व्हाट्सएप पे, आई एम इन दैट ग्रुप, आई विल सेंड यू कंटेंट, फाइन, ओके। So, enjoy your Sunday. ठीक है, चलिए, टेक केयर यू गाइस। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर।